अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने 2 टॉपिक्स पे बात करनी है। आज हमारा जो रेगुलर शो है एयर मार्शल कबीर काक साहब के साथ, उसमें 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे और दोनों ही बहुत अहम हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो पहला टॉपिक होगा वो अफ़गानिस्तान का होगा और अफ़गानिस्तान की जब बात आती है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे इस वक़्त नई हुकूमत बन चुकी है। इंडिया ने बहुत एक इम्पोर्टेंट जेस्चर दिया है। उन्होंने एक्नॉलेज किया है तालिबान को और कहा है कि वो एक पोज़ीशन ऑफ पावर होल्ड करते हैं और अथॉरिटी होल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली ये पहला क्लियर और ऑफिशियल रेफरेंस है टुवर्ड्स तालिबान, जो कि एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 में आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है। और ये पहला स्टेप फॉरवर्ड भी है और डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट जो उनका रिलेशनशिप है उसके तरफ भी एक पहला कदम है। लेकिन अ, थोड़ा-सा वो देव स्टॉप शॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन का जो एक तालिबान की गवर्नमेंट का एक इशारा हो सकता था, उस पे वो नहीं गए हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि जो डिलिब्रेशंस हुई हैं, उसके मुताबिक ये जो बात आई है सामने कि उनको पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी कहा गया है। और इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, जयशंकर साहब, उन्होंने उनको डिस्पेंसेशन टर्म किया है कि ये एक डिस्पेंसेशन है। और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि कतर का एक हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ पे गया है। उन्होंने मुलाकात की है मुल्ला अख़ुन साहब के साथ और कारज़ई के साथ भी। तो ये भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट एक डेलीगेशन है, इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे। उधर से कुछ जो फॉर्मर अफ़गान ऑफ़िशियल्स हैं, उन्होंने अशरफ गनी साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि वो उन झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने करप्शन की है और वो पैसे लेके भागे हैं वहाँ से। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा 9/11 के हवाले से। 9/11 आपको पता है कि उसको 20 साल हो गए हैं। उसमें से क्या सबक हमने सीखे हैं या हमने खैर क्या सीखने हैं? अमेरिका ने क्या सबक सीखे हैं? बाइडेन साहब ने जो 9/11 की जो एनिवर्सरी हुई है, उसमें अपने विथड्रॉल प्रोसेस को उन्होंने डिफेंड किया है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस दफ़ा हुई है, वो ये है कि कोई भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट 2 रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बुश हैं, बुश जूनियर और प्रेसिडेंट ट्रंप, दोनों वहाँ पे नहीं थे। तो ये एक अजीब-सी बात हुई है कि 9/11 की अब लेगेसी क्या होगी? और साथ-साथ इसका ज़रा तजिया करते चलेंगे और इस पूरी सिचुएशन को बहुत थोड़े अल्फाज में जामियत के साथ बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, नाजरीन को भी आदाब मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। ये जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हुई है और इसमें जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया ने पहला इशारा दिया है और एक एक्नॉलेज किया है उनकी पावर ऑफ अथॉरिटी को। तो ये आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टुवर्ड्स द अल्टीमेट रिकॉग्निशन ऑफ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट? नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया था जी हाँ। कि जैसे आपने खुद ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। पहले तो डिस्पेंसेशन की बात की जाती थी, एंटिटी की की जाती थी। तो अब आपने भारत सरकार ने एक तरीके से एक्नॉलेज किया है सारे आलम के सामने कि तालिबान अफ़गानिस्तान में एक एक तरह की ताकत है, सियासी ताकत है और एक अथॉरिटी है उनके पास। मगर मैं एक चीज़ में आपके सहमत नहीं हूँ कि ये एक शुरुआत है रिकग्निशन की। क्या शुरुआत तो ज़रूर है, मगर रिकग्निशन में काफ़ी दूरी रहेगी। दूरी तो रहेगी। ये मैं आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ। पहले तो इस वक़्त भी जब हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुझे आपको तो अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट्स मेरे से ज़्यादा मिलते हैं कि अभी खुराक की बहुत कमी है। कमी हुई भी, हाँ जी। दुकानों में खाने-पीने का सामान उसकी कमी है। आज ही इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं तो जिनीवा में यूएन सेक्रेटरी जनरल खुद या उनके रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को खुराकी तौर से क्या मदद की जा सकती है। जैसे मैंने पहले भी आपके नाज़रीन के सामने कहा है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है। पहले आप ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को, जो को भी ममालिक वहाँ साज़ो-सामान भेजना चाहते हैं, उसके लिए सप्लाई चेन्स चाहिए, हाँ, उसके लिए अथॉरिटी चाहिए, सरकार चाहिए। कौन, अगर आप यहाँ से 50 टन का सामान काबुल एयरपोर्ट पे पहुँचा देगा, तो वो क्या उन लोगों के पास पहुँचेगा जिनको इस वक़्त एक बहुत खतरा, सबसे बड़ा खतरा है भूख का। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है कि देखिए, मैं खुद आप मेरे से सहमत होंगे
कि ये एक शामलियत की सरकार नहीं है। इस पे बहुत लिखा गया है, जब तक कि शामलियत की सरकार नहीं होगी। तो इसमें लिखा गया है सारे मीडिया में, सारे आलम में 17 लोग तो नामजद किए गए हैं कि ये दहशतगर्दी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर ये सरकार में हैं तो क्या, वैसे भी हमने देखा है तारीख में, आज का टेररिस्ट कल का सरकार हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक। मगर क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है? क्या देखिए कि एक उज़्बेक है, 2 ताजिक हैं, कोई हज़ारा नहीं है, कोई खातून नहीं है। तो जब अब मैंने आपके प्रोग्राम में कम से कम 10 बार कहा है, हाँ, आप निगरानी रखिए ख़वातीन, अफ़गानिस्तान की ख़वातीन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदलाव पिछले 20 साल में जो आया है वो ख़वातीन पे आया है। ठीक। उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी नौकरियाँ, उनकी जॉब्स, उनकी शहरी समाज में अहमियत, ये वो वापस नहीं जाएंगे। तो इस पे ये निगरानी करनी है जरूर। तीसरी जो शामिलियत की बात कह रहा हूँ कि फरवरी 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में, फरवरी मेरे ख्याल 20 तारीख थी, सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि हमारी सरकार जो होगी शामिलियत की सरकार होगी, कोई अफगान नहीं होगा जो कहेगा कि मैं इस पे एक हिस्सेदार नहीं हूँ। कोई अफगान नहीं होगा जिसकी आवाज हमारी आवाज में शामिल नहीं होगी। नहीं उनके होगी। ठीक। अल्फाज हैं, कोई अफगान नहीं होगा जो समझेगा कि मैं आपके साथ जुड़ा नहीं हूँ। मगर ये हमें इस वक्त सबसे बड़ा सबक जो अफगानिस्तान की सरकार, एक तरह से मैं पाकिस्तानी दोस्तों को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, जी। क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये एक जैकपॉट है, हम्म, मगर जैकपॉट के साथ इसकी चैलेंजेस भी हैं। ठीक। तो ये संभालने हैं, क्योंकि सारे आलम की निगरानी इस वक्त पाकिस्तान पे है, उतनी है जितनी अफगानिस्तान पे है। हाँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, कैबिनेट भी बनी है पाकिस्तान की मर्जी के हिसाब से हुई है। तो ये जब तक ये शामिलियत नहीं दिखाएगा, मैं आपके साथ 2 लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जी यूएन प्लीज। सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 जो है, और बाकी सारे आलम के ममालिक 4 बातें कहते हैं। कोई अनयूजुअल डिमांड्स नहीं है अफगानिस्तान पे हाँ, सरकार के लिए। एक, शामिलियत रखें। दूसरी, शामिलियत का डायलॉग करें, हम्म, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसे पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है, देखिए डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज्यादा है, हम्म, और डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी जुड़े हुए हैं। तब तक आप पायदारी नहीं पाएंगे नहीं आ जब तक सियासत में ये दोनों जुड़े ना जाएं। मीरवाइज की बात, उमर फारूक की बात है, उन्होंने 2 दिन पहले, अब देखिए मीरवाइज उमर फारूक आप जानते हैं कश्मीरी जी हाँ, इस्लाम के बड़े सबसे हुर्रियत कौन रहा? टॉल लीडर हैं, हाँ रेजिस्टेंस लीडर हैं। उनके भी ऐसे ही सवाल, उन्होंने एक तरीके की हिमायत की है, और ये भी कहा है कि तालिबान को सोचना है कि शामिलियत होनी चाहिए, जो एक तरीके की इक्वालिटी है, बराबरी हो, वो बराबरी जिसपे इस्लाम, वो कोट करें जिससे इस्लाम बराबरी की बहुत ही अहमियत करता है, और इसके साथ जो हकूक हैं वो भी इस्लाम कहता है कि हकूक होने चाहिए। चीन ठीक। का देखिए, अब मैं जल्दी से बोलूंगा, जी चीन के जी। देखिए एक ही इंटरेस्ट है, क्या वहाँ पायदारी होगी, क्या उनकी जो जो दायरा है, उनकी उनकी टेरिटरी का पेरिफरी है, वो पेरिफरी थोड़ा उस पर पायदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में लाए, और वो बड़ा केयरफुल रहेगा। ये हाँ, इस पर कोई शक नहीं है, $31 मिलियन की पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, किया है। ठीक। उसकी जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर इस वक्त एक तो भूख का खतरा है, और दूसरा मुआशी कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स। आप जानते हैं बैंकों में क्या हो जी जी। रहा है, जी। अब वो फॉरेन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। और रूस ने एक कदम, आपने ये नोट किया होगा, आप तो बड़े मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपने देखो हाँ, जब से दिल्ली में आए हैं या उससे पहले भी, हम्म, रूस ने एक नुअंस्ड पोजीशन ली है। हाँ, पहले तो उनका शामिल था इलाकाई इनिशिएटिव्स में, अब वो कह रहे हैं कि हमें खतरा लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, नापायदारी हो, हमारी जो मरकजी एशिया
जो उनकी सॉफ्ट अंडरबेली मानी जाती है, वहाँ पे किसी तरह का खतरा ना हो दहशतगर्दों का। तो इस पे अब वो थोड़ा सा नुअंस्ड पोजीशन ले रहा है। भारत ने, आप जो आपने बात की जी कि हाँ। कपिल के मिनिस्टर अफगानिस्तान में गए, हमारे यहाँ भी फॉरेन मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, स्पाई फॉरेन चीफ्स, मिनिस्टर सऊदी स्पाई अरेबिया चीफ्स आए और हुए। सऊदी अरेबिया और ईरान, इनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं इसी हफ्ते या शायद अगले हफ्ते। जी, तो और वो वैसे भी भी, वो जो स्पाई स्पाई चीफ्स की भी जो मीटिंग हुई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जी हाँ, वही मैं कहना चाहता था कि देखिए, स्पाई चीफ्स की जो मीटिंग हुई है रशिया की और अमेरिका की यहाँ पे, उस पे स्पाई चीफ यूके के भी थे, रिचर्ड मोर जो MI6 के हेड हैं, MI6 के यहाँ लेकर। आए थे। उसके साथ पाकिस्तान ने भी स्पाई चीफ्स की कॉन्फ्रेंस करवा दी। हम्म, हम्म, पाकिस्तान भी बैठा नहीं है, हम्म। पाकिस्तान ने भी अपने ये जो मुकाबला तो चलता रहता है ना फिर। वजीर खारज, नहीं मुकाबला नहीं है, मेरे ख्याल में इस पे मुकाबला नहीं है। मैं, जहां मेरी असेसमेंट है ठीक। कि देखिए, सब प्लेयर्स अपने अपने खेल हाँ, खेल रहे हैं, हाँ, ठीक, अपने कौमी निफाद के लिए क्या करना चाहिए। ठीक। अपॉर्चुनिटी भी है वैसे अफगानिस्तान, वैसे खतरा भी वैसे है। इमाम साहब, अभी कितनी ही खूबसूरत बात आपने की कि वहाँ पे कितने मसाइल चल रहे हैं, फूड का मसला है, इकोनॉमी का मसला है। कितना ही अच्छा होता कि जिस तरह भी ये स्पाई चीफ्स की मीटिंग हुई है और अभी भी आज 2+2 की भी मीटिंग हुई, तो उसमें अगर ये अनाउंस कर दिया जाता भारत की तरफ से कि जनाब हम इतने मिलियन डॉलर्स की जो इमदाद है वो भेज रहे हैं, और ये फूड्स वगैरह और ये सप्लाईज वगैरह, ये सप्लाई चेन जिस तरह आपने जिक्र किया वो कायम कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों की हालत ख़राब है, तो हम एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वहाँ पे अपने 5 या 10 जहाज जो हैं वो भेज रहे हैं भर के। नहीं, देखिए, मैंने पहले आपको, आपके नाजरीन को, आपको एक हिंट दिया है। मैंने क्या हिंट दिया है? जो सारे आलम और बैनुल अक़वामी समाज है, उन्होंने 4 पॉइंटर एक अफगानिस्तान को एक हिदायत दी है, रेजोल्यूशन के थ्रू। एक तरीके से एडवाइस दी है। और इन्हीं 4 मुद्दों पे जब तक अफगानिस्तान की सरकार, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, तो इनको मैं राउंडेड तरीके से जवाब दूंगा, इसलिए कि ठीक। जब तक अफगानिस्तान की सरकार हो या एंटिटी हो, या आप कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान सामान क्यों नहीं भेज रहा है, भेजेगा, उस पर कोई पीछे नहीं रहेगा हिंदुस्तान, में आपको गारंटी कर सकता हूँ। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में सारा आलम जानता है। आपको 2004 की बात कर रहा हूँ, जब सुनामी हुई थी, और उस वक्त अमेरिका दूर था, भारत और जापान और 2 मुल्क थे, और 48 घंटों में क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ किया, जबकि हम खुद ही उस वक्त हाँ, तमिलनाडु में फंसे हुए थे। हाँ, ठीक। और उस वक्त हमने चीनियों को से बता, आप तो ग्रेट पावर बनने जा रहे हैं, अब हमें बताइए आपने क्या किया वहां पे नहीं, मैं वो ह्यूमैनिटेरियन। इसलिए कह रहा था, इरमाज साहब, क्योंकि अभी देखें ना जो हालात हैं उसमें थोड़ा सा सेटबैक पहुंचा है इंडिया को, तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर हो सकता था कि इस तरह करके, तो जो एक तो रिकग्निशन की तो चलें बात की बात है, लेकिन कम से कम एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होनी शुरू हो जाती, और फिर इंडिया अपनी जो वहाँ पे एक जगह जो लूज की है उसने, वहाँ पे थोड़ा सा इंग्रेस अपना शो कर बैठता। नहीं, मैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं सहमत हूँ आपसे इस बात में कि वैसे भी हिंदुस्तान ने पहले भी सिग्नल्स दिए हैं कि हम रिकग्निशन के लिए इंतजार नहीं करेंगे। अगर ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत की मदद चाहिए, ये ना हो कि अफगानिस्तान के लोग भूखे मरे और हिंदुस्तान देखता रहे और कहें कि हम रिकग्निशन करेंगे तभी मदद देंगे। तो हाँ, मेरे ख्याल में होगा भी। अभी असेसमेंट, जैसे वेट एंड वॉच पॉलिसी में ये भी है कि ठीक। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत करे, बाकी हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में बहुत काबिलियत है उसके बारे में। ठीक। जैसे आप प्लेटफॉर्म्स हों, हमारी सिस्टम्स हों, हाँ, इदारे हों, सब के सब तैयार हैं। मगर जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब तक इसमें पाकिस्तान की बहुत ही एक तरीके का किरदार रहेगा, भूमिका रहेगी कि पाकिस्तान, फाइज हमीद साहब तो हुआ है, सरकार के वो पोर्टफोलियो जो उनके चाहते थे वो वैसे ही हुआ है, हकानी नेटवर्क आ गई है, ठीक है, अभी तक तो ठीक चला पाकिस्तान के लिए। मगर अब पाकिस्तान को थोड़ा सा, जैसे अंग्रेजी में कहा था कि नज करना चाहिए, जो कोई भी एक इंटरिम सरकार है, कि ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, एक तो इनके ऊपर शामिलियत काम। का, ठीक। ठीक। डायलॉग का, तीसरा
इंसानी हकूक का, ख़वातीन के हकूक है उनको अपहोल्ड करना है, और चौथा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से किसी तरह की टेररिज्म ना हो। दहशतगर्दी ठीक, अंदर ना हो और बाहर एक्सपोर्ट ना हो। बिल्कुल अगर ठीक। इन 4 मुद्दों पे कोई लचकदारी दिखाती है अफ़गानिस्तान की सरकार, मुझे कोई शक नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो रिकग्निशन जो पाकिस्तान ने भी नहीं दिया, आप हमसे हाँ, पूछ रहे हैं, हाँ, ठीक, पाकिस्तान किसी ने ने भी नहीं नहीं किया, दिया। हाँ, चीन ने नहीं किया, हुँ, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि कम से कम जो वहाँ पे सरकार बनी है, क्या वो एक तरीके से बैनुल अक़वामी सिस्टम में अंदर आएँगे, हाँ, क्योंकि वो ठीक है। फिर एक रिस्पॉन्सिबल पावर होगा, उसके साथ बातचीत लेकिन हो लेकिन सकती ये है। लेकिन जो उनके स्पोक्समैन हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम लोग जो अभी हमने बनाई है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है और ये अभी हम पहला स्टेप लिया है हमने, बाद में जो हमारी इंक्लूजन्स होंगी मुख्तलिफ लोगों की, उसमें हम आपको बताएँगे कि मुख्तलिफ फैक्शंस के लोग भी आएँगे, ख़वातीन भी आएँगी। तो मेरा ख़्याल है कि वो शायद भारत में रिपोर्ट नहीं हुआ। भारतीय मीडिया वैसे भी मेरा ख़्याल है आजकल वो पाकिस्तान सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, वो हमारे 2-3 एक्टर्स को भी मरवा दिया उन्होंने, कह के जी वहाँ पे पंजशीर में गए हुए थे वो बेचारे ठीक-ठाक ज़िंदा हैं, वहाँ पे लाहौर में बैठे हुए हैं और उनको भारतीय मीडिया ने कह दिया जी वो पंजशीर में दोनों जो थे, वो तो बेचारे एक्टर्स हैं, उनको कह दिया ये कमांडोज़ थे, वहाँ पे मर गए हैं वहाँ पे। नहीं, मैं ये देखिए, ये आजकल का ज़माना ऐसा है, सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आते हैं, पोस्ट ट्रूथ की न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है, बहुत फेक न्यूज़ इसमें आ रही कोई शक नहीं है। मैंने भी खुद टेलीविज़न पे रिपोर्ट्स देखे हैं है। हाँ, कि पाकिस्तानी हवाई लड़ाकू हवाई जहाज़ वहाँ पे अटैक्स हमले कर रहे हैं हुँ, पंजशीर में, और वो ट्विन टेल्ड लड़ाकू जहाज था। पाकिस्तान के पास कोई ट्विन टेल्ड कोई भी नहीं था लड़ाकू, और और वो बाद वैसे में भी जो मालूम। उन्होंने जो फुटेज उन्होंने ली हुई थी, वो किसी वीडियो गेम की थी। जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही एग्ज़ैक्टली कह रहा हूँ। तो देखिए, आप ज़्यादा इन पे डोंट पे टू मच अटेंशन कि आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मगर हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी जब तक वो एम्ब्रेस ना करें, अफ़गानिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ठीक, आपको ठीक। ये किसी विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, क्योंकि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी। रिकॉग्निशन तो एक एक होता है। अब 5 साल पिछली बार सरकार बनाई तालिबान ने, 3 ममालिक ने रिकॉग्निशन किया, उसमें 2 हाँ, ममालिक तो भारत के सबसे करीब इस वक़्त पार्टनर, स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के पार्टनर्स हैं, यूएई लेकिन हो। अगर मैं थोड़ा-सा दूसरा सिनेरियो अगर ड्रॉ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपकी जिस तरह एक स्टैंडर्ड है कि जी इस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, अगर वो उस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो आप इस तरह कह रहे हैं कि फिर भारत या दूसरे ममालिक जो हैं वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो यही तो है ना, फिर तो नुकसान तो ना तो भारत का होगा, ना तो बैनुल अक़वामी हुँ, कम्युनिटी का होगा, हुँ, नुकसान तो अफ़गानिस्तान को होगा ना। हुँ, देखिए, ये पहली बात आपको और हमें इकरार करनी है कि दहशतगर्दी गुट एक तो करता है, दहशतगर्दी हाँ, करिए, ठीक है। आप जैसे भी आपके पास वायलेंस के लिए जो भी हथियार आपके हाँ, पास हैं, उससे आप सरकार में आइए और सरकार बनाइए। मगर सरकार के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, कैबिनेट या कबीना चाहिए, उनके लिए नौकरशाही के मौजूद होने की ज़रूरत है। पुलिस चीफ्स कहाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स कहाँ हैं? देखिए, ये काबुल की सरकार नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की सरकार है। ठीक बात है। प्रोविंसेस हैं वहाँ पे, प्रोविंसेस में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, मुझे रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त भी सरकार भी बनी है, इंटरिम सरकार, मगर काबू पूरी तरह से वो पा नहीं रही है। लिमिटेशंस हैं, एक तो वो बिजी हैं, दूसरा कि इनके इंटरनल जो डिविजन्स हैं वो भी अभी भी मौजूद है। हम कह रहे हैं कि हकानी और उनका डिवीजन, मैं कह रहा हूँ पश्तून्स में भी डिविजन्स हैं, वो तो आप ख़ैर जानते हैं, मुझे हाँ, कहने ठीक की बात जरूरत नहीं। हो सकते हैं तो ऐसे। मतलब ये कलेक्टिव अप्रोच जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 हुँ, को इनको उनको बहुत मेरे ख्याल में पढ़ लिख के उसको एनालाइज करना है और फिर डिसाइड करना है, फैसला लेना है कि कितना आगे बढ़ेंगे। ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, लेसन अगर सीखना है अपने हिंदुस्तान से सीखिए। हुँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा पेट्रियट सडनली बन गया हुँ, हूँ। मैं आपके नाज़रीन को कहना चाहता हूँ, शामिका रवि एक एक स्कॉलर हैं। जी, उन्होंने 2011 जो हिंदुस्तान का सेंसस है, उस पे एक डिटेल्ड स्टडी की है
कि हमारे शहरों में, हमारे गलियों में और कोचों में और रास्तों में जुबानें कौन सी बोली जाती है। और ये आपको हैरत होगी, हैरान होंगे आप और आपके नाजरीन, कि बेंगलुरु जो हमारे जनूबी जी जी। भारत में है, हाँ उस शहर में 100 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट बोले जाते हैं। स्टेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हाँ। मगर आम शहरी निगोशिएट करते हैं लिंग्विस्टिक और डायलेक्ट स्पेसिस और काम चला लेते हैं। और 90 लैंग्वेजेस पुणे में, पुणे आप जानते हैं महाराष्ट्र का शहर है, वहां पे 90 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट बोले जाते हैं। फिर भी आम शहरी अपनी निगोशिएट करते हैं, सरकार मौजूद नहीं है। दार्जिलिंग में भी 90। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मिसाल क्यों दी, क्यों जब तक अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की आवाम, आपके यहाँ भी पाकिस्तान में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने कल्चर्स हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान बिल्कुल पायदार है, स्टेबल है। मुश्किलें सब मुल्कों पे होती है। तो जब तक कि अफगानिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक कितनी भी करवाएंगे और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव पड़ता रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं अगले हफ्ते, शायद इस हफ्ते की एंड में। उसके बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं एससीओ की समिट होगी 16 और 17 तारीख को, 3 दिन रह गए उसके बाद। उससे पहले ब्रिक्स की समिट हुई थी, मैंने आपको बताया था, वो होगी। उसका ब्रिक्स का समिट के टॉक्स देख लीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल में एक तरह से खुशखबरी है कि कम से कम डिसऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, हुई है। और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर को वो समझते भी हैं और उसको मेरा ख्याल है कि वो एग्री भी करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। अच्छा, जरा दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं अरमाश साहब। उसमें खास तौर पे ये जो टॉपिक है, ये तो पूरी दुनिया के साथ रिलेट करता है। और 9/11 के हवाले से हमने देखा है कि 20 साल गुजर गए, अभी उन्होंने 9/11 की बरसरी, जो एनिवर्सरी है, वो मनाई है। उसमें हमने देखा कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट शामिल नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर ये कहा है कि जो विड्रॉल किया है वो हमारा एक सोचा समझा फैसला था और ये बिल्कुल सही फैसला था। अब सूरत हाल ये है कि अगर सोचा जाए 20 साल के बाद अमेरिका ने क्या खोया, क्या पाया, अगर आप इसका तज्जिया करें तो क्या कहेंगे आप, 9/11 की लेगेसी क्या बनती है जी? नहीं, देखिए, पहले तो जो 9/11 हुआ, वो मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी का ये पर्ल हार्बर हुआ था, जो 20वीं सदी में हुआ था। आप जानते होंगे पर्ल हार्बर क्या हुआ था। और पर्ल हार्बर के बाद ही अमेरिकी सरकार दूसरी आलमी जंग में गुजर गई, बीच में आई। और पर्ल हार्बर के बाद आप जानते हैं कि जापान सरेंडर से पहले हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ था। तो ये उस स्केल का नहीं है हिरोशिमा नागासाकी का, मगर ये ऐसा और ये हुआ कैसे, ये मैं कहना चाहता हूँ एक एयरफोर्स मार्शल की हैसियत से। ये हवाई जंग से हुआ है, हवाई मीडियम से हुआ है। पर्ल हार्बर भी, हिरोशिमा नागासाकी भी, और 9/11। फर्क सिर्फ 9/11 में ये था कि 20 लोग मिले और सारे सुपर पावर को उन्होंने बिल्कुल हिला दिया, जमीन से हिला दिया। ये पहला लेसन है। इसी लेसन में आगे बढ़ने के हमें, आपको और हमें सोचना है कि आगे भी जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी या वॉलेटिलिटी है, तो ये बरकरार रहेगी और ये एक नया एक दौर है। ये पहली बात है। 9/11 के बाद अमेरिका एक सड़क पे पहुंचे हैं कि हम एक तरीके से नई शक्ल देंगे आलमी ऑर्डर की। और उसके लिए जो खारजा पॉलिसी उन्होंने निभाई, अब मैं देखता हूँ, आपने भी देखा है, वो खारजा पॉलिसी आवारा तरीके से रनवे पे रही, काबुल की रनवे पे, जब वो वहां से निकले। तो मतलब वो खारजा पॉलिसी बढ़ी नहीं। तीसरा है कि अफगानिस्तान में आए, वो एक तरीके की सक्सेस पाने वाले थे। अल कायदा पे काफी दबाव था, तालिबान पे काफी दबाव था, मगर देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक डाइवर्शंस कितने खराब कॉन्सिक्वेंसेस दे सकती हैं। यहाँ से गए वो इराक, वो ढूंढने कि वहां पे एटमी हथियार कहाँ है। मैं यहाँ बैठ के फोन कर सकता था बुश साहब को, वहां एटमी हथियार नहीं है। तो मगर उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने भी बोला कि नहीं है हथियार, मगर कई
लोगों ने उनको गुमराह किया कि वहाँ एटमी हथियार है। उसके बाद सीरिया, आप जानते हैं, लीबिया, जी हाँ, क्या क्या हुआ, आईसिस कैसे आगे आ गया। तो मतलब अब समझने लग गया है अमेरिका कि ये अमेरिका की लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है सिस्टेमिक, कि उनके जो अंदरूनी और खारिजा के इदारे हैं वो एक दूसरे के से तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और जो सियासी लीडरान हैं उनके अपने ख्यालात हैं। ये हाँ, हमारे लिए सबक है, पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए, जनूबी एशिया के लिए, कि सोच समझ के जो अब आप कदम उठाते हैं, सोच हाँ, समझ के उठाइए। अगर इस पे वेट एंड वॉच करना पड़े, जो हमारी पॉलिसी रही है पिछले 1 महीने से, कर लीजिएगा, वेट एंड वॉच करिएगा, मगर सोच और समझ के। और तीसरी जो है, ये सबक सिखाता है जो ग्रेट गेम है। हाँ, 70 साल पहले आपको याद होगा 1901 में रुडयार्ड कपलिंग ने लिखा था, ये कपलिंग, हाँ, ग्रेट गेम उनका लफ्ज है। वो उस वक्त जनूबी एशिया, मरकजी एशिया में कहीं रूस का छांव ना पड़े, शैडो हाँ, ना पड़े। तो इसके लिए वो 2 प्लेयर्स थे, रूस था और बर्तानिया था, जो उस वक्त बिल्कुल, हिंदुस्तान में मौजूद था। तो अब 10 प्लेयर हो गए, ये नई ग्रेट गेम हो गई। अफगानिस्तान की ये मार्क 2 ग्रेट गेम है, कि जहां पे 10 प्लेयर हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जी हाँ, वक्त जी हाँ, की बिल्कुल ठीक, सब आपके नाजरीन तो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मगर एक जो है कि अमेरिका के लिए ये एक मतलब तस्वुरात का तस्वुरात, आई थिंक दैट इज इमेजिनेशन, जी हाँ, ये शिकस्त थी इमेजिनेशन की। हम्म, उन्होंने लंबी दूरी की नहीं की। उनको गर्मी का मौसम था 2001 समर, जी हाँ, जॉर्ज टेनेट की किताब पढ़ी, उन्होंने ठीक तरह से कहा है कि यहाँ पे एक अलकायदा का खतरा है, दहशतगर्दी का, हम्म, हम्म, और आप कुछ कीजिए। डिसरिगार्ड किया है। ये हाँ, भी एक और सबक है सारे हाँ, आलम के लिए। अगर आपकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी कुछ कह रही है, आपके उसको पास सुने, इनपुट है, तो सियासी तौर से उनको डिसरिगार्ड ही किया। उन्होंए डिसरिगार्ड किया, और फिर जब हुआ, मैं खुद अमेरिका इतने बार होता आ रहा हूँ इतने सालों से, मैं वहां पे 99 की बात कर रहा हूँ, मैंने देखी वहां सिक्योरिटी हवाई अड्डों में थी ही नहीं। हाँ, हाँ, मेरे हवाई अड्डे, दिल्ली हवाई अड्डे और न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे में 10 गुना डिफरेंस थी। हाँ, इतनी सिक्योरिटी यहाँ हो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे, तो अमेरिका तो खुल्लम खुला, जो जिसको बिल्कुल, जहां जाना है। तो आई वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन 9/11 हैपेंड। मगर ये एक और है कि अब हमें समझना है कि इस वक्त खतरा डोमेस्टिकली हुआ है, अमेरिका को भी और हमें भी। आप कहेंगे कैसे? हम्म, 9/11 से, इस्लामोफोबिया से राइट विंग फोर्सेस मजबूत हो गई। हाँ, 50% अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा जो समझता है वो वाइट सुप्रीमेसी के लिए है। हम्म, अगर माइनॉरिटीज जो ब्लैक्स हों या खवातीन हों या जनूबी एशिया के इमिग्रेंट्स हों या हिस्पैनिक्स हों, जो कोई भी हैं, अगर इनकी ताकत बढ़ाई जाए आईन के हिसाब से, तो वाइट सुप्रीमेसी का खतरा पड़ेगा। बढ़ इसी गया, से आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आए कैसे सरकार में, हाँ, बिल्कुल, इसी बिल्कुल, खतरे से। और इस वक्त भी अमेरिका 2 हिस्सों में है। इसका कुछ असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा है, मैंने आपके सामने बात की है कि जी, मेजॉरिटेरियन फोर्सेस भी इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद और दहशतगर्दी इतने सालों से है, मुंबई हो 26/11 नवंबर का जो हुआ था, उससे पहले पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ, मुंबई 2006 में 200 लोग मरे, मुंबई जब 2008 में तो 170 ही लोग मरे। मगर ये होता रहा, तो एक तरीके से आवाम को लगा कि हमारी सरकार जो है कमजोर है, तो हमें ऐसी ताकतवर सरकार आए। लेकिन लेकिन इरमान साहब, उसमें हमारी तरफ तो इस तरह नहीं हुआ। हमारी तरफ भी देखें ना, इंडिया की तरफ से कितनी दफ़ा दहशतगर्दी के मामलात हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस उस तरह नहीं आई। कहाँ कहाँ पे अब देखें, अभी 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 रिसेंटली हमने आज आज ही बल्कि डोसियर दिया है, उसमें पूरी की पूरी तफसीलात दे दी हैं। इंडियन टेररिज्म जो हमारे यहाँ हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है, वो सब आपको भी पता है। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटेरियन फोर्सेस उस तरह नहीं आई जिस तरह के आपके यहाँ हो गए।
तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये इस पर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ, मैं कोई लॉजिकली एनालाइज नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सेंटिमेंट्स देख सकता हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, लेक्चर देता हूँ, एंगेज करता हूँ लोगों से। मैंने देखा ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक तो ठीक। ये जब इलेक्टरल पॉलिटिक्स में आता है, अब ऐसा है कि मेजॉरिटेरियन फोर्सेस और इलेक्टरल पॉलिटिक्स, इंतखाबात की जो सियासत है, ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप हमारे यहाँ देखते हैं कि ये देखिए, एक मिसाल दूंगा, मैं तो मिसालें देता रहता हूँ आपको। तो एक जब सारे रिकॉर्डेड केसेस जो हैं हिंदुस्तान से, 169 लोग गए हैं आईसिस के लिए इराक, सीरिया या अफगानिस्तान। अगर हम माइनॉरिटीज के हिसाब से देखें, उनकी आबादी जैसे 20 करोड़ है, अगर 20 करोड़ से 170 लोग गए हैं, हाँ ये क्या आपको बताता है कि पायदारी है? हाँ, कभी कभी कुछ होता है कि कुछ हाँ माइनॉरिटी के लिए, तो हमेशा सारे आलम में हाँ होता है। हाँ हाँ, मगर बिल्कुल। एक स्टेबल पॉलिटी है हिंदुस्तान में, और उन 169 में से 56 तो वैसे भी मरे हुए हैं। तो मैं एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। अब ये कहता हूँ कि अब जियोपॉलिटिकल की बात तो हमने की नहीं, उसके क्या असर हुआ 9/11 से। 9/11 से जो अमेरिका फिर ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म में हुआ, हाँ 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा हुआ है, बिल्कुल। 9 लाख लोगों की मौत हुई है, और उसकी जो जैसे मैंने कहा खारजा पॉलिसी, आप अफगानिस्तान की रनवे पे देखें, आवारा हाँ तरीके से उड़ रही है। तो सही बात। अब इससे हुआ क्या है, चीन उभर आया है। हम्म, जो हाँ अटेंशन अमेरिका को चीन पे होना था, वो चीन अब उभर आया है। अब आलम चीन को कैसे संभालेगा? मैं आपके पाकिस्तानी दोस्तों चलो। को कह रहा हूँ, आपने संभाला ठीक से। आप उनके जफ्फी पाई है, उनके साथ स्ट्रेटेजिक जफ्फी है, तो हाँ आप समझने लगे हैं कि बस अब आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो खुल गया गया। है। मगर चीन से वो, मुझे याद आता है कि एक हेनरी किसिंजर का एक सेंटेंस यूज करना चाहता हूँ। वो कहते तो हैं कि अमेरिका अंग्रेजी की। में कहूंगा हाँ क्योंकि वो सेंस बदल ठीक जाएगी। ठीक ठीक। किसिंजर ने कहा था कि टू बी अ एनिमी ऑफ अमेरिका इज वेरी बैड, इज एवरीवन वेरी। नोज, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज द किस ऑफ डेथ। हाँ ये सही बात। आप ख्याल रखिए। ये ये वैसे मेरे ये वैसे पाकिस्तानी दोस्तों हमारे को लिए कहना तो चाहता हूँ। हमारे लिए तो आपने मशवरा दे दिया, ये आप भी ख्याल रखें, ये आपने अमेरिका के लिए असल में बात की है। अब आप, इसीलिए मैंने कहा कि आपने इतने दिनों से आप देख रहे हैं, आप तो हाँ 24/7 ख्याल रख, नजरानी रखते हैं, निगरानी रखते हैं। आपने देखा कि रूस का बर्ताव 2 हफ्तों में बदला है। कैसे बदला? क्या उनके मोदी साहब ने उनसे बात की इसीलिए? नहीं, हाँ हाँ उन्होंने इंडिपेंडेंटली असेसमेंट की है कि आपकी नुअंस्ड पोजीशन होनी चाहिए। मैं ठीक। समझता हूँ भारत को भी एक जरूरत है, वो करेगा कि ना करेगा, एक तरीके से एक ही साइड पे पूरे सारे हाँ अंडे एक ही बास्केट में डालना, मेरे बिल्कुल ख्याल बिल्कुल। में रणनीति और हिकमत अमली के नजरिए से देखें, ये ठीक बात नहीं। असर नो उसको इसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरमाज साहब, आपने ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि बैलेंस तज्जिया दिया है, और मेरा ख्याल है कि जो सुनने वाले हैं उससे कुछ ना कुछ उनको फूड फॉर थॉट ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बहुत रब्ता बहुत रहेगा। शुक्रिया थैंक इरशाद यू वेरी साहब, मच एंड थैंक यू नेक्स्ट वेरी सी यू मच, नेक्स्ट वीक जी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच।